हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो किससे रिलेटेड आते हैं? जो स्कीम्स है यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिटेल में। मेजरली क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्या है? ये स्कीम्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स जो अलग अलग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स जो है हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है भाई? क्या है ये? जो बेसिक्स है मैं आपको बता दूं, इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बट आ जाए तो बोनस है भाई। बहुत सिंपल है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले है क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? सेट ऑफ गाइडलाइंस है भाई। क्या है यहाँ पे? गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन है। कौन इश्यू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है। किसके मैटर से रिलेटेड? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड मैटर्स जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड मैटर्स हो सकते हैं इंडिया में, वो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या है? ये गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन है, इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। किससे रिलेटेड? इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। फॉरेन ट्रेड क्या बन चुका है? लाइफ लाइन बन चुका है इकोनॉमी का। इसका पर्पज सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना नहीं है बेटा, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना नहीं है, पर यहाँ ग्रेटर इट इज but also to stimulate greater economic activity. International trade not only enables nation to specialize in goods जो ये प्रोड्यूस कर सकता है cheaply and efficiently, but also to consume more than it would be able to produce with its own resources. So international trade हमें हेल्प करता है obviously, कि सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या करो, बहुत यहाँ पे चीप प्रोडक्शन बनाओ, यहाँ पे चीप या एफिशिएंट प्रोडक्शन करो, पर आपको अगर कंज्यूम करना है, आप जितना प्रोड्यूस करो उससे ज्यादा कंजम्पशन की आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप वो इंपोर्ट्स भी कर सकते हो। इट एनलार्जेस पोटेंशियल मार्केट फॉर गुड्स ऑफ पर्टिकुलर इकोनॉमी। एंड यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या करना चाहते हैं भाई, कि यहाँ पे ऑब्वियसली इतना बड़ा मार्केट हो जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें इतना बड़ा मार्केट वगैरह मिलता है। तो बेटा ये सब कुछ क्या है? बेसिक है, ये एग्जाम में आएगा नहीं, जस्ट हमने समझा क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइंस है, इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड मैटर्स से रिलेटेड। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कहां से मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट क्या करता है? पावर देता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली अनाउंस करती है क्या? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। पावर कहां से मिलता है यहाँ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने का? यहाँ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 एज अमेंडेड, ठीक है। यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री कौन सी है? यहाँ पे कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, वो क्या अनाउंस करती है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस करती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस करती है। ये पॉलिसी को पहले एग्जिम पॉलिसी बोला जाता था, काफी पहले की बात है। क्या बोला जाता था? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बोला जाता था, पर अब इसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मैटर्स अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारे मैटर यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं इसमें, तो इसे क्या बोला गया है? अब इसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। हर साल अपडेट होता है, इसमें कुछ ना कुछ एडिशंस आते रहते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मेन एम क्या है? एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाना। इतनी सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम लेकर के आए, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाना है भाई, इंटरनेशनली बढ़िया खड़ा होना है हमें। यहाँ पे इंप्रूव करना है हमारा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, कंटिन्यूसली क्या करना है? यहाँ पे इंप्रूव करना है। इनकरेज करना है फॉरेन ट्रेड और क्रिएट करना है अल्टीमेटली क्या? फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। The policies are driven by factors like export-led growth, improving efficiency, competitiveness of Indian industry, ease of doing business। ये सारी चीजों के बेसिस पे पॉलिसी बनती है, बेसिस पे पॉलिसी बनती है। अब फीचर्स क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के? फीचर्स क्या है? ऐसे कभी सिंपल क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एफटीपी, आपने लिख देना है, बिल्कुल फटाफट मार्क्स ले लेने। बड़े सिंपल सिंपल सी बातें हैं यहाँ पे। The following are some of the key attributes of FTP. What? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज जनरली फ्री। जनरली फ्री होता है भाई, ठीक है। आज से कई सालों पहले फ्री नहीं हुआ करता था, अब आज के टाइम पे क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री है, अनलेस स्पेसिफिकली रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ पॉलिसी और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए हुए हैं तो बात अलग है। अदरवाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे, अनलेस स्पेसिफिकली रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ द पॉलिसी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो तीन टाइप से हो सकते हैं, या तो फ्री रहेंगे या रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। रिस्ट्रिक्टेड मतलब सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन, आप ला सकते हो, लाइसेंस लगे एंड ऑल दैट, या तो फिर प्रोहिबिटेड ही हो सकते हैं आपके कुछ, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तीन कैटेगरी में होगी। क्या चीजें होगी? या तो फ्री हो सकता है, या रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, या प्रोहिबिटेड हो सकता है,
या प्रोहिबिटेड हो सकता है, आगे डिटेल में समझेंगे। ये सारे जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं फीचर्स ऑफ पॉलिसी, आगे इनमें बहुत सारे डिटेल डिस्कशन रहने वाला है। सम गुड्स आर फ्री फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट but can be imported and exported only through STE, State Trading Enterprises. So कुछ गुड्स का यहाँ पे क्या बोला गया, कुछ गुड्स फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन करेगा, खाली STE करेगी। ये भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। There are restriction on export and import for various, restriction क्यों लगते हैं, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन क्यों लगते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हेल्थ का, डिफेंस का, जैसे आर्म्स एम्युनिशन वगैरह, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, हेल्थ का हो सकता है, डिफेंस का हो सकता है, स्ट्रैटेजिक रीजन हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल रीजन हो सकते हैं, किसी भी रीजन के कारण एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, बिल्कुल। इफ द गुड्स आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बट आर नॉट प्रोहिबिटेड, द गवर्नमेंट कैन गिव परमिशन लाइसेंस फॉर स्पेसिफिक रीजन। तो यहाँ पे ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, तो हो सकता है आप उसका लाइसेंस लो तो आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपके पास लाइसेंस, परमिशन जो भी गवर्नमेंट बताएगी वो आपको लेना पड़ेगा रिस्ट्रिक्टेड गुड्स के केस में। एक्सपोर्ट्स आर प्रमोटेड थ्रू वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, देखेंगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इतनी सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स है और इन्हीं स्कीम्स पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम या इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है क्या, आपको नॉलेज होना चाहिए क्या इन स्कीम्स के बारे में, तो उस पे ही जनरली ज्यादातर टाइम पे उस पे ही क्वेश्चंस आते हैं। सो एक्सपोर्ट किससे प्रमोट होता है, वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हम पढ़ेंगे, उससे एक्सपोर्ट प्रमोट किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी एक्सपोर्टेड एंड नॉट टैक्सेस, भाई एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे स्टैंड करना है इंडिया को, तो टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं करना, इंटेंशन ये है। बहुत सारे टैक्सेस लगा दोगे एक्सपोर्ट में, महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट, इंटरनेशनली कहां बिकेगा। सो इसीलिए एक्सपोर्ट में इतनी सारी स्कीम बनाई हुई है प्रमोशन की कि अपना टैक्स एक्सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी गुड्स पे यहाँ पे क्या हो रहा है, टैक्स लग रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या किया जाएगा, वो यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, उससे एडजस्ट हो जाता है, उससे रिफंड हो जाता है बहुत इनपुट आउटपुट पे। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये पेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो इस पे इससे रिलेटेड या तो यहाँ पे ये टैक्सेस रिफंड हो जाएंगे, बहुत सारी अलग अलग स्कीमें, अलग अलग बेनिफिट देने की, टैक्स एडजस्ट हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, आप ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो इस पे भी, और इस पे जो इनपुट लगा होगा उस पे भी, ठीक है। सो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, टैक्सेस को नहीं, एक्सपोर्ट यहाँ पे गुड्स को हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, टैक्सेस को नहीं, बेस प्रिंसिपल ये है। कैपिटल गुड्स कैन बी इंपोर्टेड एट निल ड्यूटी, पढ़ेंगे ईपीसीजी स्कीम डिटेल में, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस पे। सो कैपिटल गुड्स को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बिना ड्यूटी पे किए इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आपको बताना पड़ेगा मैं इतना इतना एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हम वो डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे वो भी ईपीसीजी स्कीम दी हुई है जिसमें कैपिटल गुड्स आप निल रेट पे लेकर आ सकते हो, उससे आपने प्रोडक्शन किया और गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया, आपने गवर्नमेंट को वादा किया मैं एक्सपोर्ट करूंगा और आपने किया। सो कैपिटल गुड्स उस केस में आप निल रेट ऑफ ड्यूटी फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट अंडर ईपीसीजी स्कीम लेके आ सकते हो। फॉर यूनिट्स अंडरटेकिंग टू एक्सपोर्ट ऑल देयर प्रोडक्शन, भाई यहाँ पे मैं क्या हूं, ईओयू ESEZ, मैंने मतलब मैं पूरा का पूरा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करने वाली हूं, ठीक है, मेरा नाम ही है ईओयू, एक्सपोर्ट यहाँ पे ओरिएंटेड अंडरटेकिंग। क्या बोला मैंने, मैं अंडरटेक करने वाली हूँ एक्सपोर्ट ऑल द प्रोडक्शन, स्पेशल स्कीम्स है उनके लिए, सो दैट दे कैन अवॉइड टैक्सेस एट एवरी स्टेज अंडर द स्कीम, उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम्स बनी हुई है ईओयू की, SEZ की, पढ़ेंगे ये भी। तो जो लोग क्या बोले, हम अपना पूरा का पूरा प्रोडक्शन ही एक्सपोर्ट करने वाले हैं, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ही हैं, तो उनके लिए स्पेशल स्कीम्स बनी हुई है, ठीक है। ये आपको क्या दे रहा है, ब्रीफ दे रहा है सबकी क्या क्या यहाँ पे डिस्कस होने वाला है, यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है, एफटीपी में क्या क्या स्कीम्स है। इन केस ऑफ, इन सर्टेन केस इंपोर्ट गेट ड्यूटी एग्जेम्पशन कंसेशन फॉर सर्टेन स्पेशल पर्पस, क्या बात हो रही है, कुछ केसेस में इंपोर्ट को क्या मिल रहा है, ड्यूटी एग्जेम्पशन कंसेशन फॉर सर्टेन स्पेशल पर्पस, इन सच केस टू इनेबल डोमेस्टिक सप्लायर to compete with international supplier, the supply of domestic supplier are treated as deemed export। deemed export का कंसेप्ट भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं जिसमें ड्यूटी एग्जेम्पशन कंसेशंस वगैरह मिल रहे हैं, तो यहाँ जो हमारे इंडिया के डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं उन्हें भी compete करना है इंटरनेशनल सप्लायर से। सो ये जो सप्लाईज है डोमेस्टिक सप्लाई, इन्हें क्या माना जाएगा, इन्हें मान लिया जाएगा कि एक्सपोर्ट है, इट विल बी डीम्ड एज एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट। कई बार शॉर्ट नोट आता है डीम्ड एक्सपोर्ट पे, तो हम जो पढ़ेंगे वो आपको याद रखना है, वो सब कुछ डीम्ड एक्सपोर्ट्स है, ठीक है। सो ये हमने इन शॉर्ट देखा क्या क्या फीचर्स थे, फटाफट देखेंगे एफटीपी के, जस्ट पढ़ लेना है बेटा, कुछ याद आपको ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट एक बार पढ़ लेना है।
इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व करोगे, ज्यादातर जैसे मैंने 2 बार बताया स्कीम्स पे ही आएंगे। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है? फ्री, अनलेस स्पेसिफिकली क्या कोई प्रोविजन दिया हुआ है तो बात अलग है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट 3 टाइप से हो सकता है, या तो फ्री हो सकता है, या रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, या प्रोहिबिटेड हो सकता है। फ्री है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड है तो क्या होगा, हो सकता है कुछ परमिशन लाइसेंस लगे, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्रोहिबिटेड है तो भाई कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद में कुछ गुड्स फ्री होते हैं, पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कब कौन करेगा, उसके लिए सिर्फ एसटी ही करेगी तो ही फ्री रहेंगे। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन क्यों रहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे? कोई भी रीजन हो सकता है, स्ट्रैटेजिक हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, एनवायरमेंट को कोई दिक्कत ना हो इसलिए हो सकता है, अदर रीजन हो सकते हैं। तो उसके लिए आपने परमिशन लाइसेंस लिए तो आपको अलाउ किया जाएगा। एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारी प्रमोशनल स्कीम्स है। उसके बाद में गुड्स को हमको एक्सपोर्ट करना है, टैक्सेस को नहीं, इसीलिए बहुत सारी एक्सपोर्ट की स्कीम्स है। जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक आप ले सकते हो, आपके टैक्सेस किसी ना किसी तरीके से क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, आपको रिफंड हो जाएंगे, आउटपुट पे भी इस पे लगे, इनपुट पे भी। उसके बाद कैपिटल गुड्स जो है यहाँ पे बेटा, वो आप नील रेट पे लेके आ सकते हो ईपीसीजी स्कीम के अंडर। और जैसे कि आपकी पूरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, आपको क्या करना है, पूरा का पूरा प्रोडक्शन उठा के एक्सपोर्ट करना है, तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया स्पेशल स्कीम्स दी हुई है। ठीक है, और डोमेस्टिक सप्लायर्स को यहाँ पे इनेबल करने के लिए क्या है, डीम्ड एक्सपोर्ट का भी कंसेप्ट है, वो बाद में देखेंगे। अब ये जो फॉरेन ट्रेड हम अभी तक पढ़ रहे थे, फीचर्स क्या होते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के, अभी जो पॉलिसी है वो कौन सी है आपको एप्लीकेबल, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। ठीक है, 2023 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब आई है? फर्स्ट अप्रैल 2023 को आई है ये, 1st April 2023 को आई है। So the present foreign trade policy which was announced on 1st April 2023 is integrated policy relating to export import of goods and services। इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसका, गुड्स का या सर्विसेज का, उससे रिलेटेड बातें बताती है। शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2023 आ चुकी है, एंड शैल कंटिन्यू टू बी इन ऑपरेशन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड और अमेंडेड। तो ये कब तक चलेगी, जब तक कि यहाँ पे इसको क्या नहीं किया जाएगा भाई, यहाँ पे इसे अमेंड नहीं किया जाएगा या बताया नहीं जाएगा, तब तक की ये पॉलिसी अभी चलेगी। अब एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, एफटीपी में क्या है, कौन लोग हैं एंड ऑल दैट। ये पॉलिसी बनाता कौन है, क्या है ये, सेट ऑफ गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन है। बनाता कौन है मैम, तो ये फॉर्मुलेट, कंट्रोल और सुपरवाइज कहां से होता है, डीजीएफटी। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो है, द एफटीपी इज फॉर्मुलेटेड, कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, कंट्रोल करता है और सुपरवाइज करता है। पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, कंट्रोल करता है और सुपरवाइज करता है कौन, डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। ये क्या है, इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ऑफिस है, ये क्या, डीजीएफटी का। डीजीएफटी बेटा मेन बॉडी है, यहाँ पे सारी फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड डिसीजंस वही लेते हैं, पॉलिसीज वही बनाते हैं, कंट्रोल वही करते हैं, सुपरवाइज वही करते हैं, डीजीएफटी याद रखना है आपको। ठीक है, डीजीएफटी के बहुत सारे ऑफिसेज है पूरे कंट्री में, बहुत सारे पार्ट्स में, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे उनके, दिल्ली में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे उनके, दिल्ली में। सो डीजीएफटी हैज सेवरल ऑफिसेज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री व्हिच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी फॉर्म बाय हेडक्वार्टर्स एट दिल्ली। सो आपको बिल्कुल याद रखना है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाता कौन है, कंट्रोल कौन करता है, सुपरवाइज कौन करता है, डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, अटैच्ड ऑफिस ऑफ व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डीजीएफटी इश्यूज ऑथराइजेशन, जिसे लाइसेंस बोला जाता था पहले, ऑथराइजेशन इशू करता है किस चीज के लिए, फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ऑथराइजेशन इशू करता है कौन, डीजीएफटी। ऑथराइजेशन मींस परमिशन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ऑथराइजेशन को क्या बोलते हैं, परमिशन। परमिशन कौन देता है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की, डीजीएफटी। इट ऑल्सो ग्रांट्स आईईसी, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, सुना ही होगा आप लोगों ने, आईईसी नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, तो इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। Import and export without IEC is not permitted unless specifically exempted। तो generally import export बिना IEC नंबर के नहीं होता unless आपको कोई स्पेसिफिक यहाँ पे कोई exemption आया हुआ तो बात अलग है। अदरवाइज IEC नंबर, import export कोड जो है वो बिल्कुल जरूरी है import export करने के लिए। और import export यहाँ पे कोड जो है, यहाँ पे importer exporter को ग्रांट कौन करता है, डीजीएफटी करता है। ठीक है, अदर अथॉरिटीज इन्वॉल्व, एफटीपी फॉर्मुलेट तो डीजीएफटी करता है। ठीक है,
FTP is formulated by DGFT. It is administered in close coordination with other agencies. But दूसरी सारी एजेंसीज भी इनके साथ में क्या है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे इनके साथ बहुत सारी जो अदर एजेंसीज है वो भी इन्वॉल्व है. जैसे कि आपको पता होगा CBIC, 2 डिपार्टमेंट है कस्टम्स और GST CBIC के. देन RBI यहाँ पे इन्वॉल्व है इनके साथ, और स्टेट GST डिपार्टमेंट. तो FTP भले पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड क्या नाम है, पॉलिसी है. ये पॉलिसी फॉर्मुलेट भले DGFT करता है. ये सब साथ में हेल्प करते हैं किस चीज के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए. कस्टम्स में फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिसी यहाँ बनाई है, किसने, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में यहाँ पे पॉलिसी बनाई है DGFT ने, तो वो पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट करना है. तो थ्रू नोटिफिकेशंस एंड ऑल कहाँ, कस्टम्स अथॉरिटीज करेगी, कस्टम्स करेगा, ठीक है, एंड सो ऑन. सो पॉलिसी फॉर्मुलेट DGFT कर देगी, पर इंप्लीमेंटेशन के लिए उन्हें सबकी हेल्प लगती है, और ये सारे अथॉरिटीज उनके साथ इन्वॉल्व है. तो पहले देखेंगे कौन कौन सी अथॉरिटी इन्वॉल्व है. सबसे पहले CBIC, आपको पता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. 2 डिपार्टमेंट है. ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, अच्छे से पता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. और 2 डिपार्टमेंट क्या है, कस्टम्स एंड GST. पढ़ चुके हो आप. CBIC comes under Ministry of Finance and its 2 departments, namely Customs and GST, facilitate implementing the provisions of FTP. तो DGFT ने जो पॉलिसी बनाई है उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, यहाँ पे कस्टम्स GST वाले करेंगे, ठीक है. कस्टम्स GST क्या है, ये CBIC के जो है, यहाँ CBIC जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है. उनके 2 डिपार्टमेंट्स है, कस्टम और GST. वो हेल्प करते हैं इन इंप्लीमेंटिंग व्हाट, जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज है वो. सो CBIC comes under Ministry of Finance and its 2 departments, namely Customs and GST, facilitate in implementing the provisions of FTP. Custom department किसके लिए responsible है, for clearance of import export of goods after their valuation examination. पूरा पढ़ा कस्टम्स आपने, ठीक है. कस्टम्स डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन गुड्स के वैल्यूएशन करना, एग्जामिनेशन करना. कस्टम अथॉरिटी फॉलो पॉलिसी फॉर्म बाय DGFT while clearing the import and exported goods. तो यहाँ पे क्या करती है, वो जो पॉलिसी बनाई है DGFT ने, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या करती है, वो क्लियरेंस वगैरह करती है. Since GST is almost on all goods except petroleum product, tobacco product, alcohol, liquor and all that, हमने देखा था GST बाकी सारे ही goods पे है. So central GST authority need to be involved for all matter of exports where the goods have to be cleared without payment of GST. भाई बात हुई है, एक्सपोर्ट क्या करना है, गुड्स करना है. एक्सपोर्ट क्या करना है, गुड्स करना है, टैक्सेस नहीं करना है. तो अब यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है बिना GST लगाए, विदाउट पेमेंट ऑफ GST. तो ऑब्वियसली GST अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है. तो सेंट्रल GST यहाँ पे क्या है, अथॉरिटीज भी इसमें इन्वॉल्व रहेगी. ये सारी अथॉरिटीज है जो कि क्या करती हैं, डील करती हैं FTP से के साथ. सेकेंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, आप सबको पता है. It is a nodal bank in the country which formulates the policy relating to what, management of money. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह आएगा भाई, रिसीट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये सब कौन करेगा, RBI ऑब्वियसली. नोडल बैंक इन द कंट्री विच फॉर्मुलेट, क्या फॉर्मुलेट करती है, पॉलिसीज रिलेटिंग टू व्हाट, मैनेजमेंट ऑफ मनी इंक्लूडिंग पेमेंट एंड रिसीट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इट मॉनिटर्स रिसीट, पेमेंट फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मॉनिटर करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो भी पैसा आया गया. RBI वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. And then state GST department, to avoid dual control, some taxable person are under the jurisdiction of what, state GST authorities. In their case state GST authority क्या रहेंगी, controlling authority रहेगी. तो यहाँ पे FTP अगेन कौन यहाँ पे फॉर्मुलेट करता है, कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, DGFT मेन बॉडी. DGFT जो कि किसका अटैच्ड ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का अटैच्ड ऑफिस है. बट इनके यहाँ पे इनके साथ साथ में कौन कौन काम करता है, CBIC, देन यहाँ पे RBI एंड स्टेट GST डिपार्टमेंट. तो DGFT फॉर्मुलेट करता है यहाँ पे पॉलिसी, कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, क्या, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाएंगे. ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए इन डिपार्टमेंट्स की हेल्प लगेगी. जैसे CBIC जो है किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है. इनके 2 डिपार्टमेंट है, GST डिपार्टमेंट एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट, हेल्प करेंगे वो इंप्लीमेंटेशन में. देन RBI किस चीज के लिए हेल्प करेगा, यहाँ पे भाई सारा कुछ मॉनिटर जो हमारे कंट्री में होता है, रिसीट, पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का कौन देखता है, RBI देखता है. एंड देन स्टेट GST डिपार्टमेंट.
तो ये तीनों डिपार्टमेंट्स क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, किसके? एफटीपी डीजीएफटी के साथ, डीजीएफटी के साथ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, बहुत सिंपल है। कंटेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, अभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं आपको, 3 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस है, जैसे मैंने आपको बताया पॉलिसीज पे ही क्वेश्चंस आने का चांस है, बिल्कुल बिल्कुल। वो पॉलिसी का नॉलेज क्योंकि एक्सपेक्टेड है, इसलिए ज्यादातर के वो ही पूछते हैं। ये जस्ट हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं एक बार सारा कुछ ब्रीफ। सो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, 11 चैप्टर है बेटा, इसमें 11 चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। बेसिक पॉलिसी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसमें। दिस हैज बीन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कब आई? 1 अप्रैल 2023 को आया एफटीपी 2023। देन एक हैंडबुक है किसका? प्रोसीजर्स का, इसमें 11 चैप्टर है। अगेन क्या आता है इसमें? ये हैंडबुक में प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है सारे कुछ, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे अपेंडिसेस हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है, आयात निर्यात फॉर्म्स वगैरह जो है वो सब कुछ इसमें है। किसमें? हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर, नाम ही है प्रोसीजरल पार्ट के लिए। इट ऑल्सो कंटेन्स 11 चैप्टर्स कवरिंग प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी से रिलेटेड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स फॉर्म्स वगैरह वहां दिए हुए हैं। It has been notified by DGFT on 1 April 2023 and amended from time to time. It contains appendices and आयात निर्यात फॉर्म। क्या है इसमें? appendices and आयात निर्यात फॉर्म है, containing various appendices and form relating to procedural aspect provided under the policy। ठीक है, तो procedural aspect से related बहुत सारे forms वगैरह हैं यहाँ पे। and procedure and standard input output norm of various product notified from time to time, ये पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। SCON स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए कितना इनपुट होना चाहिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, उसके बेसिस पे आगे स्कीम्स वगैरह में चीजें वो दी हुई है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें ये सारा कुछ रहता है। क्या चीज है? हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर में, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी है, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह हैं। देन ITCHS क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आइटम्स। बेटा हार्मोनाइज सिस्टम, सबसे पहले हार्मोनाइज सिस्टम क्या होता है भाई? यहाँ कोडिंग का सिस्टम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। WHO ने यहाँ पे क्या किया है, इसको एडमिनिस्टर किया, ये अपडेट होता है एवरी 5 ईयर, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या बताता है आपको भी? क्लासिफिकेशन के लिए हेल्प करता है, क्लासिफिकेशन जो भी गुड्स है उसके लिए हेल्प करता है। इंडिया में क्या सिस्टम है? ITCHS, हमने भी हार्मोनाइज सिस्टम को अडॉप्ट किया है। हमारा क्या है? इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड है। इट इज बेस्ड ऑन हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ कोडिंग। हमारा क्या है? इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड है, डेफिनेटली बेस्ड किस पे? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ कोडिंग पे, ये हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ कोडिंग पे ये। इसमें 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। क्या बोलते हैं ये? इंपोर्ट पॉलिसी बताते हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसी बताते हैं, और SCOMAT है, देखेंगे क्या है। एक बार पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन व्हाट? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ कोडिंग, क्लासिफिकेशन कोड, classification of export and import items। the export import policy डिटेल में पढ़ा था, आपको याद है हमने कहां पे समझा था ये कंसेप्ट? क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर जब पढ़ा था तब। the export import policy regarding import or export of a specific item। क्या बात हो रही है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी किससे रिगार्डिंग? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, क्या कोई स्पेसिफिक आइटम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है आपको, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट करना है, इज गिवन in the Indian Trade Classification Code, which is based on harmonized system of coding. It was adopted in India for export import operation. Indian custom uses 8 digit code, 8 digit, हमारे यहाँ पे क्या अडॉप्ट किया गया? 8 डिजिट कोड रहेगा, ठीक है। तो कोई भी आइटम इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना उसका कोड रहेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन के लिए कोड रहता है, उसको ही बोलते हैं यहाँ पे ITCHS। क्या? 8 डिजिट कोड रहेगा टू सूट द नेशनल ट्रेड रिक्वायरमेंट। न्यूमेरिक कोड रहेगा यहाँ पे 8 डिजिट का। ITCHS codes are divided into 2 schedules. Schedule 1 is an import policy. It describes what? Rules and guidelines related to import policy. Rules guidelines रहेगी क्या? Import policy से related. Schedule 2 में export policy रहेगी, ये क्या describe करेगा? Rules regulation किससे related? Export policy से related. तो 8 digit numeric code रहेगा, कुछ भी नहीं classification का भी, कि ये item क्या है, for example ये कहाँ पे fall होता है, कहाँ पे fall होता है, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ा था क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द गुड्स कैन बी इंपोर्टेड विदाउट एनी ऑथराइजेशन। आज के टाइम पे बहुत सारे गुड्स क्या है यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं आप, कैसे? विदाउट ऑथराइजेशन, बिना ऑथराइजेशन के।
शेड्यूल 2 कंटेन्स फ्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो शेड्यूल 1 यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट पॉलिसी है। शेड्यूल 2 क्या बताता है, एक्सपोर्ट की पॉलिसी रेजीम है। सो शेड्यूल 2 में बहुत ही कम प्रोडक्ट है वेयर एक्सपोर्ट इज प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। ऑब्वियसली गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है एक्सपोर्ट, तो बहुत ही कम प्रोडक्ट्स है यहाँ पे जिसपे प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन है। एक्सक्लूडिंग दोज आइटम एक्सपोर्ट ऑफ ऑल अदर गुड्स इज फ्री, बाकी फ्री है। SCOMET लिस्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। Any changes in formulation, addition of new codes in ITC HS codes are carried out by DGFT। तो यहाँ पे नए कोड्स हैं, नए आइटम्स ऐड करने हैं, यहाँ पे हटाने हैं, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, वो कौन करता है, DGFT करता है। वो कौन करता है, DGFT करता है। Now what is SCOMET? It is special chemicals, organisms, materials, equipment और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सो आपको याद क्या रखना है भाई, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ITC HS जो क्लासिफिकेशन है किस चीज के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आइटम्स के लिए क्लासिफिकेशन है, कोड रहेगा कितना, 8 डिजिट का कोड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ITC HS में 2 शेड्यूल्स है। शेड्यूल 1 क्या है, इंपोर्ट पॉलिसी रेजीम है, जो कि क्या बताता है, रूल्स और गाइडलाइंस इंपोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड। शेड्यूल 2 क्या है, एक्सपोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस बताता है, और यहाँ पे SCOMET लिस्ट है, ठीक है। ये हो गया, अभी आगे बढ़ेंगे। सो अगर कंटेंट्स ऑफ पॉलिसी बताता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या है, एक तो भाई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यहाँ पे जो है टोटल 11 चैप्टर्स में, जो कि बेसिक पॉलिसी बताती है, फर्स्ट अप्रैल 2023 को आई है। उसके बाद हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर, अगेन उसमें भी 11 चैप्टर्स है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट बताते हैं, पूरा प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, सारे फॉर्म्स है वहां पे, आयात निर्यात फॉर्म्स, अपेंडिसेस और सारे फॉर्म्स है वहां पे। देन ITC HS क्लासिफिकेशन फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आइटम्स है, उसमें शेड्यूल 1 है इंपोर्ट पॉलिसी रिजीम से रिलेटेड, शेड्यूल 2 है एक्सपोर्ट पॉलिसी रिजीम से रिलेटेड, और SCOMET लिस्ट है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, कंटेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अब फॉरेन ट्रेड क्या है भाई, पॉलिसी है। क्या ये टैक्स को, लॉ को ओवरराइड कर सकती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सो द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज क्लोजली निट विद कस्टम्स, GST, एक्साइज, स्टेट लॉज, हमने देखा इनके साथ क्लोजली काम करते हैं ये डिपार्टमेंट सारे, ठीक है। सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्लोजली निट है कस्टम से, GST के जो लॉ है, स्टेट लॉज है, सारे लॉज से पॉलिसी क्या करती है यहाँ पे, क्लोजली निट है। हाउएवर पॉलिसी प्रोविजन पर से डू नॉट ओवरराइड टैक्स लॉस को ओवरराइड नहीं करेगी, द एग्जेम्पशन एक्सटेंडेड बाय FTP जो पॉलिसी बताई है वहां एग्जेम्पशन जो बताएं उसको इफेक्ट कैसे दिया जाता है, बाय इशूइंग नोटिफिकेशन अंडर रिस्पेक्टिव टैक्स लॉस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कोई एग्जेम्पशन बताया तो वो एक्चुअल में इफेक्ट में कैसे आता है, फॉर एग्जांपल कस्टम्स में क्या आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा, उससे इफेक्ट में आएगा, एंड इट कैन नॉट ओवरराइड टैक्स लॉ। ये सेट ऑफ गाइडलाइन इंस्ट्रक्शंस है, पॉलिसी है, ये ओवरराइड नहीं कर सकती है टैक्स लॉ को, ठीक है। तो कभी एक बार ये क्वेश्चन पूछा है, कैन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यहाँ पे ओवरराइड टैक्स लॉस, तो ये आपको लिख देना, नहीं, इट कैन नॉट, ठीक है, ट्रू फॉल्स आ सकता है कभी। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ FTP, अगेन क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, वही पॉइंट्स है, लीगल फ्रेमवर्क है, ट्रेड फैसिलिटेशन पढ़ेंगे, जनरल प्रोविजंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब्स यहाँ बताया गया, हर डिस्ट्रिक्ट में जो यूनिक यहाँ पे हो सकता है कोई प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे कैसे करना है प्रमोट एंड ऑल दैट। फिर स्कीम्स है बहुत सारी, अब ये स्कीम्स पे जैसे कि क्वेश्चन आता है, ड्यूटी रेमिशन की स्कीम है, एग्जेम्पशन की स्कीम्स है, एडवांस ऑथराइजेशन, DFI है, ड्यूटी ड्रॉबैक, देन EPCG स्कीम है, EOU है, EHTP है, STP है, BTP है, ये डिटेल में पढ़ेंगे, सारे एक एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, इसके आगे पूरा चैप्टर यही है, ये पॉइंट्स पे ही है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। डीम्ड एक्सपोर्ट है, फिर कंप्लेन ट्रेड डिस्प्यूट्स कैसे होते हैं एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब पॉइंट्स हम यहाँ पे अभी FTP में क्या क्या है सब कुछ पढ़ेंगे। प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन डिजिटल इकोनॉमी, SCOMET एंड द डेफिनेशंस, ठीक है। तो अब सबसे पहले लीगल फ्रेमवर्क हमने समझ लिया, कौन है यहाँ पे पॉलिसी, कौन फॉर्मुलेट करता है, कौन सुपरवाइज करता है, हमने ऑलरेडी देखा कौन, DGFT। साथ में किसके काम करते हैं, CBIC के, उसमें 2 डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, कौन से भाई साहब, GST और कस्टम्स। उसके बाद RBI के साथ में काम करता है, स्टेट यहाँ पे GST डिपार्टमेंट के साथ काम करता है। FTP के कंटेंट्स क्या क्या है, तो FTP के कंटेंट्स में FTP 2023 हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर और ITC HS क्लासिफिकेशन फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, उसमें 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 फॉर इंपोर्ट, शेड्यूल 2 फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इतना हमने पढ़ा। नेक्स्ट, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो अलग अलग कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट है स्टेटस होल्डर, कौन है, बड़े लोग है भाई, बिजनेस लीडर्स है, ठीक है। business leaders who have status holders are business leaders who have excelled in international trade and has successfully contributed to countries foreign trade। बड़े लोग हैं, बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, खूब मिलियंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उन्हें कुछ तो फैसिलिटी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, देखते हैं क्या है यहाँ पे।
सो बिजनेस लीडर्स है जिन्होंने एक्सेल किया किसमें, इंटरनेशनल ट्रेड में, सक्सेसफुली कंट्रीब्यूट किया कंट्री के फॉरेन ट्रेड पे. All exporters of goods, services and technology having an IEC import export code shall be eligible for recognition as a status holder. तो यहाँ पे जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे गुड्स के हैं चाहे सर्विस के हैं, जिनके पास IEC नंबर है वो एलिजिबल है. भाई आप यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल सकता है स्टेटस होल्डर का, आपने क्या परफॉर्मेंस दिया, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, उसके बेसिस पे देखेंगे. An applicant shall be categorized as a status holder upon achieving export performance during current एंड प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, तो इस साल में, पिछले 3 सालों में आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे अचीव करनी है. जो दी हुई है यहाँ परफॉर्मेंस किस में दी हुई है, यूएस डॉलर मिलियन, यूएस डॉलर मिलियन, मिलियन यूएस डॉलर्स की थ्रेशोल्ड दी हुई है. तो आप मानना जाओगे 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस अगर आपने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कितनी की है, 3 यूएस मिलियन डॉलर्स की है, 3 यूएस मिलियन डॉलर्स की है, 3 मिलियन यूएस डॉलर्स की, आई मीन 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कब करोगे, जब आपने 15 मिलियन यूएस डॉलर्स की कर दी है. 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, इसे याद कर लेना बेटा, शॉर्ट नोट भी आता है कई बार. ठीक है, 50 मिलियन यूएस डॉलर्स का आपने परफॉर्मेंस किया एक्सपोर्ट का. 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कब, जब आपने 200 मिलियन यूएस डॉलर्स का किया. और 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कब, जब 800 यूएस मिलियन डॉलर्स का आपने क्या किया, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस किया, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस किया. ठीक है, सो आप क्या हो सकते हो, स्टेटस होल्डर जैसे रिकॉग्नाइज हो सकते हो. अलग अलग कैटेगरी दी हुई है. 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के लिए 3 यूएस मिलियन डॉलर्स, 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के लिए 15, 3 स्टार के लिए 50, 4 के लिए 200 और 5 के लिए 800. याद कर लेना है, 3, 15, 50, 200, 800. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. पॉइंट्स विच मेरिट कंसिडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम ग्रांट ऑफ स्टेटस होल्डर. द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस शैल बी काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एफओबी ऑफ एक्सपोर्ट. क्या वैल्यू लेना है आपको, फ्री ऑन बोर्ड. एफओबी ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग इन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी और इन इंडियन रुपीज, एफओबी वैल्यू लेनी है. अगर डीम्ड एक्सपोर्ट है तो फिर एफओआर वैल्यू. नॉर्मल एक्सपोर्ट से तो एफओबी वैल्यू, डीम्ड एक्सपोर्ट से तो एफओआर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन इंडियन रुपीज शैल बी कन्वर्टेड इन यूएस डॉलर at the exchange rate notified by CBIC as applicable on 1st April of each financial year. बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस वगैरह नहीं आते इसमें. जनरली क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है आपको कि भाई आप क्या मान सकते हो 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस हो या नहीं, एंड ऑल दैट. ठीक है, वो क्वेश्चन बैंक के टाइम देखेंगे. तो ये सारी चीजें इसमें क्या करते हैं, बहुत बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है. कई बार शॉर्ट नोट भी पूछा गया है इस पे. सो आपको क्या लेना है, एफओबी वैल्यू लेनी है किस केस में, नॉर्मल एक्सपोर्ट्स के केस में. एफओआर वैल्यू लेनी है किस केस में, यहाँ पे डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में. बट हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं. शैल बी कन्वर्टेड इन यूएस डॉलर एट द एक्सचेंज रेट. कौन सा लेना है आपको, जो भी सीबीआईसी नोटिफाई करेगा 1 अप्रैल को. एक्सचेंज रेट कौन सा लेना है, सीबीआईसी नोटिफाई करेगा 1 अप्रैल को. सो नॉर्मल एक्सपोर्ट्स के लिए एफओबी वैल्यू, डीम्ड एक्सपोर्ट्स के लिए एफओआर वैल्यू. रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, जो सीबीआईसी नोटिफाई करेगा 1 अप्रैल को. For granting status, export performance would be necessary in all 3 preceding financial year. ठीक है, स्टेटस होल्डर जैसे भी है, आपको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कितने में चाहिए, तीनों पिछले साल में, करंट ईयर और पिछले तीनों साल में आपका ये परफॉर्मेंस होना चाहिए. तो आप स्टेटस होल्डर की कैटेगरी में आओगे, स्टेटस होल्डर की कैटेगरी में आओगे. टोटल 4 साल में हो गया, मतलब करंट ईयर में फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है, 5 मिलियन यूएसडी है, और पिछले 3 साल में आपका यहाँ 4 रहा, 3 रहा, 4 रहा. तो फिर आप क्या आ जाओगे, 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की कैटेगरी में आ सकते हो. 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस की कैटेगरी में आ सकते हो. ठीक है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज नॉट ट्रांसफरेबल अमंग आईसी होल्डर. अब मैं ऐसे नहीं कर सकती, मुझे क्या मिला है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस मिला तो मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, नहीं. खुद का खुद ही को अचीव करना पड़ता है यहाँ पे. एक्सपोर्ट मेड ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस shall not be counted for recognition. तो भाई आपने यहाँ पे क्या किया, कोई प्रोडक्ट क्या किया था, पहले एक्सपोर्ट किया था, फिर इंपोर्ट किया, अभी वापस से री एक्सपोर्ट करो, तो उसको नहीं इंक्लूड करेंगे. वही चीज 2 बार एक्सपोर्ट होगी, थोड़ी ना इंक्लूड किया जाएगा, तो उसे नहीं इंक्लूड करना है. एक्सपोर्ट ऑफ आइटम्स अंडर ऑथराइजेशन इंक्लूडिंग एससीओ एमईटी आइटम्स वुड बी इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस. क्या बोला गया, एक्सपोर्ट ऑफ आइटम्स अंडर ऑथराइजेशन इंक्लूडिंग एससीओ एमईटी वाले जो आइटम्स है उसको इंक्लूड किया जाएगा. हमने देखा था यहाँ पे एससीओ एमईटी का मतलब स्पेशल केमिकल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे मटेरियल्स है, इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, उनको क्या है, इंक्लूड किया जाएगा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते टाइम. फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर ग्रांट ऑफ 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कैटेगरी, एक्सपोर्ट्स बाय आईईसी होल्डर अंडर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस. यहाँ पे क्या बोला गया,
कि आपको कैलकुलेट करना है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 1 स्टार एक्सपोर्ट कैटेगरी के लिए। तो एक्सपोर्ट जो भी है किसके, यहाँ पे आईईसी होल्डर के अंडर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज अगर आप हो तो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप हो तो हैविंग आईएसओ बीआईएस सर्टिफिकेशन, यूनिट्स जो लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, सिक्किम हो गया, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर वाले हो आप, कश्मीर लद्दाख वाले हो, या एक्सपोर्ट कर रहे हो फ्रूट या वेजिटेबल का, तो इन सभी केसेस में क्या किया जाएगा, इट विल बी ग्रांटेड डबल वेटेज वंस इन एनी ऑफ दिस कैटेगरी। तो क्या किया जाएगा, इन सब का जो भी एक्सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल इनका एक्सपोर्ट 2 USD मिलियन है तो उसको 4 माना जाएगा, इसे डबल माना जाएगा, डबल माना जाएगा। ठीक है, कौन से किन किन ने किया है यहाँ पे, अगर आप माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस वाले हो, या आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो आईएसओ बीआईएस सर्टिफिकेशन वाले, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हो, सिक्किम में हो, जम्मू कश्मीर में हो, लद्दाख में हो, या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का है, तो इनको डबल वेटेज दिया जाएगा, डबल वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, अब प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर, भाई इतना स्टेटस होल्डर की बात हो रही है तो क्यों स्टेटस होल्डर कोई बनना चाहता है, क्या प्रिविलेजेस है, इस पे कभी पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट। ये स्टेटस होल्डर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या प्रिविलेजेस होंगे, कई बार शॉर्ट नोट पूछा हुआ है स्टेटस होल्डर के। तो स्टेटस होल्डर आर ग्रांटेड सर्टेन बेनिफिट्स लाइक ऑथराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। क्या बोला यहाँ पे इन्होंने, ऑथराइजेशन और क्या, कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस ऑथराइजेशन आप कैसे कर सकते हो, खुद के डिक्लेरेशन के बेसिस पे, किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं। सेल्फ डिक्लेरेशन में आप क्या कर सकते हो, ऑथराइजेशन कस्टम क्लियरेंस कर सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। फिक्सेशन ऑफ नॉर्म इनपुट आउटपुट नॉर्म ऑन प्रायोरिटी दैट इज विद इन 60 days फ्रॉम बाय द नॉर्म्स कमिटी सियोन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म, एक आउटपुट के लिए कितना इनपुट लगना चाहिए, जिसके बेसिस पे बहुत सारी स्कीम्स है आगे, जैसे कि DFIA, वहां पे हम बात करेंगे आगे। तो क्या बोला गया कि भाई आपको नॉर्म्स जो है आपके लिए कब हम फटाफट करके दे देंगे 60 दिन के अंदर अंदर। ऑब्वियसली यार बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, बड़े एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ पे, इन लोग इतना सारा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री में, तो क्या बोला गया इनको बहुत सारे प्रिविलेज दिए जाएंगे। तो एक प्रिविलेज और क्या दे दिया गया कि आपका नॉर्म फटाफट प्रायोरिटी में कर दिया जाएगा, प्रायोरिटी में कर देंगे नॉर्म्स कमेटी आपके नॉर्म। एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपल्सरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट थ्रू बैंक्स, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे जो बैंक्स में डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ते हैं उनको जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन और रेमिटेंस रिसीट, उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी इन स्कीम्स, जहां अलग अलग जगह दिया हुआ है बैंक गारंटी वगैरह देनी, उनको जरूरत नहीं है, स्टेटस होल्डर को जरूरत ही नहीं बैंक गारंटी वगैरह देने की। अंडर FTP अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस या अबव आप हो, 2, 3, 4, 5 में हो तो आर परमिटेड टू स्टैब्लिश एक्सपोर्ट वेयर हाउसेज, वो अपने खुद के एक्सपोर्ट वेयर हाउसेज स्टैब्लिश कर सकते हैं, वो खुद के एक्सपोर्ट वेयर हाउसेज स्टैब्लिश कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर हो जो कि स्टेटस होल्डर भी है 3, 4, 5 स्टार, ठीक है, आप क्या हो मैन्युफैक्चरर्स हुआ, ऑल्सो स्टेटस होल्डर 3, 4, 5 स्टार विल बी एनेबल टू सेल्फ सर्टिफाई देयर मैन्युफैक्चर गुड्स एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया with a view to qualify for preferential treatment under specified agreement। हमने पढ़ा था प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो क्या है स्टेटस होल्डर्स हैं, 3, 4, 5 की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं कि उनके गुड्स जो है कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इंडिया से ओरिजिनेट हो सकते हैं, उनका सेल्फ सर्टिफिकेशन उनको अलाउड है। ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए अगर है कहीं तो वो अपने गुड्स को क्या बता सकते हैं, वो अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं 3, 4, 5 वाले कि ये हमारे गुड्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इंडिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं। Status holder shall be entitled to export freely exportable item excluding gems and jewelry articles of precious metal। तो क्या कर सकते हैं, वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं freely exportable item on free of cost basis for export promotion subject to annual specified limit दी हुई है, तो वो specified limit तक free of cost basis पे वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या है प्रिविलेजेस हैं, इस पे कभी शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये एक तो याद रखना है क्या, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का जो थ्रेशोल्ड है ये आपको याद रखना है। तो स्टेटस होल्डर कौन है, यहाँ बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स वगैरह हैं जिन्होंने मिलियंस में यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस दिया है। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कब कब का दिया है देखा जाता है, करंट ईयर का देखा जाता है, पिछले 3 साल का देखा जाता है। तो ये चारों सालों में आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस मेंटेन होगा तो आपको स्टेटस होल्डर जैसे ग्रांट किया जाएगा। 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस आप हो तो 3 USD मिलियन आपका होना चाहिए। 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस हो तो 15, 3 के लिए 54 के लिए 200 एंड 5 के लिए क्या है 800 का यहाँ पे थ्रेशोल्ड है। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसे देखना है, यहाँ पे नॉर्मल एक्सपोर्ट्स है तो उसके लिए FOB वैल्यू देखा जाएगा, उसके बेसिस पे लिया जाएगा। देन डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए FOR वैल्यू है,
उसको कन्वर्ट किया जाएगा, एफओआर वैल्यू जो भी हमारी किस में रहेगी, इंडियन रुपीज में रहेगी, उसको कन्वर्ट किया जाएगा यूएस डॉलर पे। यूएस डॉलर पे सीबीआईसी का रेट लेंगे किस दिन का, 1 अप्रैल का। 1 अप्रैल का हर साल का आता है जो रेट। स्टेटस के लिए एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पूरे 3 सालों में होना ही चाहिए। ऑब्वियसली ट्रांसफरेबल नहीं है, मैं अपना आपको नहीं ट्रांसफर कर सकती। आपको कि स्टडी टाइप से पूछा कि भाई वो मैं चाहती हूँ कि मेरे पिछले 3 साल का मेंटेन हुआ है, आपका इस साल का मेंटेन हुआ है, क्या मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं ट्रांसफर कर सकती मैं। मेरा परफॉर्मेंस री एक्सपोर्ट के बेसिस, री एक्सपोर्ट में जो भी चीजें जा रही वो नहीं आएगी यार ऑब्वियसली, किसमें, यहाँ पे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के काउंटिंग के लिए। एक्सपोर्ट जो भी आप आइटम कर रहे हो आप अंडर ऑथराइजेशन इंक्लूडिंग एससीओएमईटी आइटम्स वुड बी इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। और ये चारों कैटेगरी में हमने देखा इसको क्या दिया जाएगा, डबल वेटेज दिया जाएगा, डबल वेटेज दिया जाएगा। अब एक्सपोर्ट यहाँ पे आप क्यों चाहते हो कि आप स्टेटस होल्डर बनो, क्योंकि ऑब्वियसली बेनिफिट है क्या, आप ऑथराइजेशन, कस्टम क्लियरेंस, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे कर सकते हो। आपके लिए जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स है प्रायोरिटी में फिक्स होगा 60 डेज के अंदर अंदर। कंपलसरी निगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट से आप बच गए। रेमिटेंस और रिसीट्स जो है वो आपको अभी भी करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, उसका रिलेटेड चीजें। आपको बैंक गारंटी फर्निश करने की जरूरत नहीं है। आप 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस और अबव है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना स्टैब्लिश कर सकते हो खुद का एक्सपोर्ट वेयर हाउस। तो पूरी केस स्टडी दी हुई है और यहाँ पे क्या बोल दिया, आप 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस हो, क्या आप एक्सपोर्ट वेयर हाउस स्टैब्लिश कर सकते हो? तो नहीं, आपको लिखना है क्या, 2 स्टार एंड अबव ही कर सकते हैं। यहाँ पे जो 3, 4, 5 वाले हैं और जो मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या कर सकते हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। भाई मेरा गुड्स क्या है, ओरिजिनेट हो रहा है इंडिया से, किस चीज के लिए, टू क्वालिफाई फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। और स्टेटस होल्डर किसके लिए एंटाइटल होते हैं, एक्सपोर्ट फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम ऑन व्हाट, फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस फॉर व्हाट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, सब्जेक्ट टू क्या, एनुअल लिमिट। सो स्टेटस होल्डर का कंसेप्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको बिल्कुल लिमिट्स भी याद रखनी है और पॉइंट्स क्या हैं और क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या प्रिविलेजेस है इसमें। स्पेशली ये 2 प्रिविलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस एंड अबव क्या कर सकते हैं, वही कर सकते हैं एक्सपोर्ट वेयर हाउस यहाँ पे स्टैब्लिश। और 3, 4, 5 क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कि उनका गुड्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है, वो ये बता सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स पे कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था क्या, स्टेटस होल्डर का। नेक्स्ट कंसेप्ट, सो नेक्स्ट कंसेप्ट ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर। बहुत शॉर्ट एक पैराग्राफ ही दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, इसके बाद में जो कंसेप्ट है ये भी जस्ट एक पैरा दिया हुआ है। तो जस्ट आपको कंसेप्ट बताया हुआ है कि भाई ठीक है आप सीए बन जाओगे, आपको सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अदरवाइज बहुत बड़ी है, बट आपको क्या है, बहुत थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है, उतना ही हम पढ़ेंगे। आपको ऐसे लगे कि भाई बहुत डिटेल नॉलेज नहीं आ रहा है, तो इतना ज्यादा अभी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। सो पढ़ेंगे ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर पढ़ेंगे क्या है। एईओ जो प्रोग्राम है बेटा इंडियन कस्टम्स का, यहाँ पे बिजनेस एंटिटी, जो भी बिजनेस एंटिटी किसमें एंगेज है, इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में उन्हें एईओ स्टेटस दे दिया जाएगा अगर कस्टम्स अप्रूव करती है क्या, कि भाई ये बिल्कुल कंप्लायंट है, बिल्कुल 100% ये क्या है भाई, ये क्या है, ये कंप्लायंट है विथ सप्लाई चेन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। सो कस्टम्स को लगता है जो कंप्लायंट है, जो बिजनेस एंटिटीज कंप्लायंट है, किस चीज से, सप्लाई चेन जो है उसमें सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से कंप्लायंट है, उन्हें दे दिया जाएगा क्या, एईओ स्टेटस। सो एईओ स्टेटस किसको दी जाएगा, वो बिजनेस एंटिटी जो एंगेज है इंटरनेशनल ट्रेड में और कस्टम्स अप्रूव करती है उन्हें कंप्लायंट किससे, सप्लाई चेन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से, सप्लाई चेन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से उन्हें दिया जाएगा। सच एंटिटीज आर कंसिडर्ड एज ट्रस्टेड ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडियन कस्टम्स, उन्हें क्या माना जाएगा, ट्रस्टेड ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडियन कस्टम्स है। तो फिर जब आपको एईओ स्टेटस दिया जाता है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सारी चीजें क्या, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो एईओ स्टेटस को क्या क्या मिलता है, गेट एक्सटेंसिव बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रिफरेंशियल कस्टम ट्रीटमेंट मिलता है उनको इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड एग्जामिनेशन, फास्टर प्रोसेसिंग, क्लियरेंस ऑफ कार्गो, तो उनके एग्जामिनेशन वगैरह यहाँ पे कम होते हैं, उनका यहाँ फटाफट प्रोसेस हो जाता है, क्लियर हो जाता है कार्गो। डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी वो कर सकते हैं, हमने पढ़ा था डेफर्ड पेमेंट का कंसेप्ट। डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी होती है, एंट्री, एनहांस बॉर्डर क्लियरेंस प्रिविलेजेस इन म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स पार्टनर कंट्रीज और
ग्रेटर फैसिलिटेशन मिलता है, सेल्फ सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं वो कई चीज़ों के। एईओ प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन डब्ल्यूसीओ सेफ फ्रेमवर्क ऑफ वर्क स्टैंडर्ड्स। सो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं उनको यहाँ पे, प्रेफरेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं कि फटाफट उनका कार्गो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं वो यहाँ पे ड्यूटी का, ठीक है। एनहांस बॉर्डर क्लियरेंस प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिलती है, सेल्फ सर्टिफिकेशन वगैरह वो कर सकते हैं। तो जिसे भी एईओ स्टेटस मिला है वो ये सब कुछ कर सकता है, ठीक है। जस्ट एक बार रीड कर लेना है। टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, मतलब बहुत सारे टाउन्स हैं जो कि क्या गया गया भाई, वो बहुत ज्यादा बढ़िया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स में। कोई कोई स्पेसिफिकली टाउन्स है जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो सिलेक्टेड टाउन्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग हैंडसमली टू इंडियाज एक्सपोर्ट बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट मे बी ग्रांटेड रिकॉग्निशन एज टीईई, ठीक है। अब इतना अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड टाउन्स इंडिया में है जो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको ऑब्वियसली रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह दिया जाएगा। दे विल बी प्रोवाइडेड टारगेटेड सपोर्ट दिया जाएगा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू मैक्सिमाइज देयर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। तो उन्हें अच्छा खासा क्या दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिया जाएगा, ताकि वो क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छा क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कर सकते हैं यहाँ पे। एंड इनेबल देम टू मूव द वैल्यू चेन एंड ऑल्सो टू टैप न्यू मार्केट बाय ग्रांटिंग स्पेसिफाइड प्रिविलेजेस टू देम, सो दैट क्या कर सकते हैं वो, यहाँ नया मार्केट भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। मूव अप द वैल्यू चेन, मूव अप हो सकते हैं वैल्यू चेन में, नया मार्केट क्या कर सकते हैं यहाँ पे ले सकते हैं, इतने प्रिविलेजेस मिलेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तो ऑब्वियसली दे विल ग्रो। तो ये क्या है, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, नाम से ही समझ में आता है जो टाउन्स क्या कर रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो पहले 39 टाउन्स थे, अभी थोड़े टाइम में 4 टाउन्स उन्होंने और ऐड किए, और ये जब क्या होता है ये अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। सो ये है, जस्ट एक बार रीड कर लेना है। नेक्स्ट, प्रोविजन रिगार्डिंग इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बेसिक प्रोविजन है, देखेंगे जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताते जाऊंगी आपको। बिफोर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एक इंसान को क्या पता होना चाहिए, क्या ये आइटम फ्री है या रिस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है, हमने पहले भी देखा, ठीक है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंटर होने के पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ये आइटम फ्री है कि रिस्ट्रिक्टेड है कि प्रोहिबिटेड है फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एंड वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रेड एक्सक्लूसिवली थ्रू एसटी। क्या ऐसा तो नहीं है ये वाला आइटम सिर्फ एसटी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकती है फॉर एग्जांपल, तो ये आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के पहले पता होना चाहिए। इफ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई आइटम पे रिस्ट्रिक्शन है, एंड ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो फिर भाई ऑथराइजेशन लो, रिस्ट्रिक्शन है तो ऐसे नहीं अपना इंपोर्ट कर लिया, नहीं, पहले ऑथराइजेशन लो। is required for import export and the import authorization are for actual user, भाई जिसको import करना है उसी को authorization लेना पड़ेगा, unless this condition is specifically dispensed by DGFT। ये condition DGFT ने हटाई है तो बात अलग है कोई अलग तरीके से, अदरवाइज बेसिक रूल क्या है, जिसको import करना है अगर आइटम रिस्ट्रिक्टेड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैव बीन आउटलाइन। स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, सो अभी हमने पढ़ा था ITCHS स्पेसिफाइज सर्टेन गुड्स दैट दे कैन बी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड ओनली थ्रू स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। सो हमारा यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, वो क्या बताता है, ITCHS जो हमारा है वो क्या बताता है, कोई गुड्स जो है वो सिर्फ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कौन कर सकती है, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज करेगी, ITCHS में दिया हुआ रहेगा। ITC इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन यहाँ पे जो है हार्मोनाइज सिस्टम में दिया हुआ रहेगा, क्या चीज दी हुई रहेगी, हमने ये देखो पढ़ा था, ITC इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड जो हमने पढ़ा था, तो इसमें दिया रहेगा अगर कोई आइटम स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज ही क्या कर सकती है, इंपोर्ट कर सकती है यहाँ पे या एक्सपोर्ट कर सकती है, तो वो कहाँ पे दिया रहेगा, ITCHS में। So ITCHS specifies certain goods that can be imported exported only through state trading enterprise notified by DGFT। स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज क्या है, गवर्नमेंटल भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंटल एंटरप्राइज भी हो सकती है, इंक्लूडिंग मार्केटिंग ब्रो बोर्ड्स भी हो सकते हैं जो डील करते हैं क्या, विद गुड्स फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट।
तो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस भी हो सकती है, मार्केटिंग बोर्ड्स भी हो सकते हैं। तो जो भी स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस है वो क्या कर सकती है यहाँ पे भाई, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करेंगी। अगर यहाँ कहाँ लिखा है ITC-HS में दिया है कि ये सिर्फ स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज करेगी। सो दे आर गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एंटरप्राइज इंक्लूडिंग मार्केटिंग बोर्ड्स विच डील विद गुड्स फॉर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, जो डील करती है क्या, जो भी गुड्स है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के उससे। हाउएवर DGFT has discretion to issue authorization to other entities to import export that are not notified for exclusive trading through ST। पर DGFT के पास ये पावर दिया हुआ है, अगर उन्हें लगता है कभी तो उनके पास बिल्कुल पावर है कि वो ऑथराइज कर सकती है दूसरी एंटिटी को भी कि ठीक है भाई आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दो, और आप ST नहीं हो तो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दो। सम ऑफ द ST के एग्जाम्पल जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज है, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, तो ये सब क्या है, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस है। सो व्हाट इज द बेसिक रूल, जो गुड्स या यहाँ पे दिया हुआ है क्या, जो गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट यहाँ पे बोला गया है कि STE से ही करना है तो वो STE को ही करना रहेगा। ये कहाँ दिया है, ITC-HS में दिया हुआ है, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है कि भाई ये क्या करेंगे, ये गुड्स या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कौन करेगा, ST करेगा। गवर्नमेंटल एंटरप्राइजेस भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस भी हो सकती है, मार्केटिंग बोर्ड्स भी हो सकते हैं जो डील करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड। यहाँ पे DGFT के पास पावर दिया हुआ है कि अगर उन्हें कभी लगे तो वो ऑथराइजेशन दे सकते हैं किसी और को भी कि जो गुड्स सिर्फ ST यहाँ पे इंपोर्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने ऑथराइजेशन दिया कि आप भी कर सकते हो, इन कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस DGFT को ऐसा लगेगा तो वो बताएंगे। एग्जाम्पल्स क्या हो गए ST के, जैसे कि ONGC है, फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है। बेटा बस आपके सिलेबस में ST से रिलेटेड इतना है, आपको इतना ध्यान रख लेना है, आगे फिर रेफरेंस आएगा तब मैं बताऊंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हमने ऑलरेडी देखा, IEC नंबर आपको चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास IEC नंबर होना ही चाहिए, कुछ भी नहीं है, पैन नंबर ही होता है ये। अ पर्सन कैन अंडरटेक इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग IEC। आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना ही पड़ेगा, अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। अगर स्पेसिफिक एग्जेम्पशन है कोई अलग तो बात अलग है, अदरवाइज लेना ही है, बेसिक रूल। इट इज अ 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक नंबर अलॉटेड टू एन एंटिटी। क्या है ये, 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। इट इज सेम एज एप्लीकेंट पैन बट इट इज इशूड सेपरेटली बाय DGFT। सेम रहेगा पैन नंबर ही, बट इशू कौन करेगा इसको, DGFT इशू करेगा आपको IEC कोड, IEC। An online application has to be filed for IEC। एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है ऑनलाइन IEC। स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग IEC। किसी किसी को एग्जाम किया हुआ है। IEC डिटेल्स हैव टू बी इलेक्ट्रॉनिकली अपडेटेड एवरी ईयर। हर साल डिटेल अपडेट करनी है आपको, कुछ चेंज हो चाहे मत हो, आपको हर साल डिटेल अपडेट करनी है। इवन इफ देयर आर नो चेंजेस फेलिंग विच इट विल बी डीएक्टिवेटेड टिल अपडेशन। हर साल आपने एक साल में नहीं किया तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसको क्या कर दिया जाएगा भाई, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। फिर अगर आप जब आपने अपडेट कर दिया तब वापस एक्टिवेट कर देगा। तो कभी कोई यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट आए तो अपने मार्क्स छोड़ना नहीं है। IEC नंबर क्या है, बिल्कुल सबको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो होना ही चाहिए, अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड है। अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, 10 डिजिट का नंबर है, सेम एज पैन रहता है, बट इशू कौन करता है, DGFT यहाँ पे इशू करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है, अपडेट करना है हर साल। अपडेट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। कब तक, जब तक के अपडेट नहीं करोगे, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कभी कभार कोई ये पॉइंट हो सकता है इसमें आपसे, किसमें MCQ वगैरह में पूछ ले। अब तो ये सिंपल है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको पता है एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सो एक्सपोर्ट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, या तो बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल, लॉरी रिसीट, रेलवे रिसीट, पोस्टल रिसीट्स, जो भी आपका मोड है यहाँ पे एक्सपोर्ट का उसके बेसिस पे। देन कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट लगेगा, और सेपरेट इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट लगेगा। शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट या पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है एकदम कंपलसरी होते हैं एक्सपोर्ट के लिए। इंपोर्ट के लिए अगेन सेम, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, लॉरी रिसीट, रेलवे रिसीट या पोस्टल रिसीट। कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट और सेपरेट इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट। और थर्ड डॉक्यूमेंट जो डिफरेंट है यहाँ पे वो क्या है, बिल ऑफ एंट्री रहेगा। बाकी के ऊपर के दोनों डॉक्यूमेंट सेम होते हैं। यहाँ क्या रहेगा, बिल ऑफ एंट्री रहेगा। इंपोर्ट के केस में हमने पढ़ा था, एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ये सब रहेगा। नेक्स्ट, पेनल एक्शन एंड प्लेसिंग ऑफ एंटिटी इन डिनाइल लिस्ट। बेटा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे मैंने बताया बार बार स्कीम्स में क्वेश्चन आना ज्यादा लगता है, बट ठीक है एक बार हम पढ़ लेते हैं। है कुछ भी नहीं इसमें समझाने लायक, एकदम थ्योरेटिकल है ये आपको पता ही था।
पेनल एक्शन, अब आप अ पर्सन शैल बी लायबल टू पेनल एक्शन कब होगा? आप ऑथराइजेशन होल्डर हो, आप ऑथराइजेशन होल्डर है और आपने क्या कर दिया? वॉयलेट कर दी भाई। कंडीशन दी थी आपको ऑथराइजेशन में, आप वॉयलेट कर रहे हो, आप वॉयलेट कर रहे हो। या आपको बोला था इतना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है, आगे देखेंगे एपीसीजी स्कीम में आपको और भी स्कीम्स में कुछ बताया था कि इतना एक्सपोर्ट आपको करना ही पड़ेगा, आपने नहीं किया। आपने क्या नहीं किया? अपना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल किया, या आपने डिपॉजिट नहीं किया जितना अमाउंट जितना टाइम में दिया हुआ था डिमांड नोटिस में। आपको डिमांड नोटिस आई, बताया इतने टाइम में इतना अमाउंट डिपॉजिट करना है, आपने नहीं किया। तो ये तीनों भी केसेस में क्या हो जाएगा भाई? ऑब्वियसली आप ऑथराइजेशन होल्डर हो, इसमें से आप कुछ भी वॉयलेट करते हो या फेल होते हो तो क्या बोला गया है? पेनल्टी लगेगी आपको, पेनल एक्शन होगा आपके अगेंस्ट। एनी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स फर्निश बाय द एप्लीकेंट सब्सिक्वेंटली फाउंड अनट्रू और अनकरेक्ट, आपने कोई इंफॉर्मेशन दी, कोई यहाँ पे पर्टिकुलर्स दिए, क्या थे वो? अनट्रू थे भाई, झूठ बोला, इनकरेक्ट थे, तो भी ऑब्वियसली आपको पेनल एक्शन होगा। तो अगर आप ऑथराइजेशन होल्डर हो, पहली बात ऑथराइजेशन होल्डर हो, वॉयलेट किया कोई भी कंडीशन यहाँ पे आपने ऑथराइजेशन की, अच्छा, या आपने फेल हो गए किस चीज के लिए? एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन दिया था, आपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया, या फेल हो गए, आपको बोला था डिमांड नोटिस में इतना अमाउंट इतने टाइम पे डिपॉजिट कर दो, नहीं किया, या कोई इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स एप्लीकेंट को जो फर्निश करनी थी वो सब्सिक्वेंटली पता चला आपने फर्निश की बट अनट्रू इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फर्निश की, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फर्निश की, तो इन सभी केसेस में क्या होंगे? आपके अगेंस्ट पेनल एक्शन होंगे, पेनल एक्शन होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिनाइड एंटिटी लिस्ट। डिनाइड एंटिटी लिस्ट, अब आपने क्या किया? एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भाई पूरा नहीं किया, पेनल्टी पे नहीं की, यहाँ पे कुछ भी आपने ऐसा किया, डिमांड नोटिस में बोला था आपको और आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, तो क्या कर दिया जाएगा? आपका नाम डिनाइड एंटिटी लिस्ट में रख दिया जाएगा, डिनाइड एंटिटी लिस्ट में रख दिया जाएगा। फिर क्या होगा आपके साथ देखेंगे। सो फर्म में बी प्लेस्ड अंडर डिनाइड एंटिटी लिस्ट बाय कंसर्न्ड आरए ऑफ डीजीएफटी, कौन रखेगा? रीजनल अथॉरिटी, डीजीएफटी की रीजनल अथॉरिटी आपको डिनाइड एंटिटी लिस्ट में रख देगी। इन सच अ केस फर्म में भी रिफ्यूज कर दिया जाएगा आपको, किस चीज के लिए भाई? ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ अ लाइसेंस, ग्रांट करने के लिए या रिन्यू करने के लिए लाइसेंस, ग्रांट करने के लिए या रिन्यू करने के लिए लाइसेंस, ऑथराइजेशन, सर्टिफिकेशन, स्क्रिप्ट, एनी इंस्ट्रूमेंट बिस्टोइंग फाइनेंशियल फिस्कल बेनिफिट्स, तो आपको रिफ्यूज कर दिया जाएगा ग्रांट या रिन्यूअल किसका? लाइसेंस का, आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ना रिन्यू किया जाएगा आपका लाइसेंस, आपका ऑथराइजेशन, आपका सर्टिफिकेट, स्क्रिप्ट या कोई भी बेनिफिट्स आपको यहाँ फाइनेंशियल फिस्कल नहीं दिए जाएंगे। ऑल न्यू लाइसेंसेस, सारे नए लाइसेंस, ऑथराइजेशन, स्क्रिप्ट, सर्टिफिकेट जो भी है ब्लॉक कर दिए जाएंगे फ्रॉम प्रिंटिंग और इशू और रिन्यूअल, प्रिंटिंग से, इशू से, रिन्यूअल से, जो भी आपके लाइसेंसेस जहां भी है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब अ फर्म नेम में कैन बी रिमूव फ्रॉम डिनाइड एंटिटी लिस्ट बाय द कंसर्न्ड आरए, कब आपका नाम रिमूव कर दिया जाएगा डिनाइड एंटिटी लिस्ट से? फॉर रीजंस इफ द फर्म कंप्लीट्स एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, आपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया या पेनल्टी पे कर दी या फुलफिल कर दी रिक्वायरमेंट, जो भी डिमांड नोटिस में दी थी आपने फुलफिल कर दी, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके बाद। तो इशूड बाय आरए, सबमिट्स डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय आरए, आरए को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे आपने सबमिट कर दिए, तो आपका नाम डिनाइड एंटिटी लिस्ट से हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई पेनल्टी नहीं पे की थी, आपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं किया था, जो डॉक्यूमेंट्स आरए को चाहिए थे वो नहीं दिए थे, आपको क्या कर दिया था? जो भी डिमांड नोटिस में आया था आपने नहीं किया, तो आपको डिनाइड एंटिटी लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और उस पीरियड में जब आप डिनाइड एंटिटी लिस्ट में रहोगे उस टाइम आपको कोई भी यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया जाएगा ग्रांट या रिन्यूअल के लिए, आपका कोई भी लाइसेंस, कोई भी ऑथराइजेशन, कोई भी सर्टिफिकेट, स्क्रिप्ट, कोई भी फाइनेंशियल फिस्कल बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ब्लॉक कर दिए जाएंगे आपके लाइसेंसेस, ऑथराइजेशन, सर्टिफिकेट, स्क्रिप्ट, किस चीज से? प्रिंटिंग से, इशू से या यहाँ पे रिन्यूअल से, रिन्यूअल से, जिस पीरियड में आप क्या रहते हैं? डिनाइड एंटिटी लिस्ट में रहते हैं। और अगर आपने फुलफिल कर दी यहाँ पे जो भी चीज़ें डिमांड नोटिस में लिखी हुई थी, आपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दिया, पेनल्टी पे कर दिए, जो भी आपका केस था, तो उस केस में आपका नाम हटा दिया जाएगा डिनाइड एंटिटी लिस्ट से, ठीक है। एकदम छोटा सा कंसेप्ट है, जस्ट एक बार रीड कर लेना है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, प्रोविजन रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स, किसकी बात करेंगे? अब स्पेसिफिक प्रोविजन यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? इंपोर्ट से रिलेटेड। इसके पहले हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो कॉमन प्रोविजंस थे वो देखे। अब इंपोर्ट से रिलेटेड एक्चुअल यूजर कंडीशन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा,
क्या बात हुई थी हमारी? अगर आपके गुड्स फ्री है यहाँ पे तो कोई भी इंपोर्ट करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी इंपोर्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर कहीं पे ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड है, कहीं पे ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड है, तो फिर उस केस में कौन इंपोर्ट करेगा? सिर्फ एक्चुअल यूजर ही इंपोर्ट करेगा, एक्चुअल यूजर ही इंपोर्ट करेगा, ठीक है। एक्चुअल यूजर इंपोर्ट करेगा अनलेस डीजीएफटी ने यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन लाया तो बात अलग है। व्हाट इज द कॉमन रूल? अगर आपके कुछ फ्री है तो कोई भी इंपोर्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कहीं ऑथोराइजेशन चाहिए तो एक्चुअल यूजर ही इंपोर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड्स। सैंपल्स में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसमें सैंपल्स और गिफ्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिलेटिंग टू योर इंपोर्ट ऑफ सैंपल्स। तो आपको लिखना है क्या? Import of samples even if restricted items is allowed without authorization। तो अगर आप सैंपल्स बुलवा रहे हो, भले रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, आपने एक बार बुलवाया एक सैंपल, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बुलवा सकते हो, आप बिल्कुल बुलवा सकते हो, उसके लिए ऑथराइजेशन नहीं चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड आइटम भी आपका, अदरवाइज रिस्ट्रिक्टेड आइटम को आपको इंपोर्ट करना है, आपको क्या करना पड़ता है? ऑथराइजेशन लेना पड़ता है यहाँ पे। परंतु अगर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो और रिस्ट्रिक्टेड आइटम भी है और सैंपल है, अगर सैंपल को इंपोर्ट कर रहे हो तो वो आप विदाउट ऑथराइजेशन बिल्कुल ला सकते हो। एक्सेप्शंस आर डिफेंस, सिक्योरिटी आइटम, सीड्स, बीज, न्यू ड्रग्स, ऑब्वियसली इनके लिए ऑथराइजेशन लगता है। अगर कोई ड्रग्स ला रहा है, यहाँ पे डिफेंस आइटम्स है, ये सिक्योरिटी के आइटम है, कुछ सीड्स आ रहे हैं, बीज, इंसेक्ट्स वगैरह लेकर के आ रहे हो, तो उसके लिए ऑथराइजेशन लगता है भाई, उसके लिए ऑथराइजेशन लगता है इवन इफ सैंपल हो। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ सैंपल अप टू 3 lakhs for all exporter shall be allowed subject to terms and conditions of custom notification। तो कितना अलाउड है? 3 लाख रुपए तक के का आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल लेकर के आ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट गिफ्ट से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। गिफ्ट से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है यहाँ पे इंपोर्ट के? इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स इंक्लूडिंग परचेज फ्रॉम ई-कॉम पोर्टल्स, थ्रू पोस्ट, कुरियर, वेयर कस्टम क्लियरेंस इज sought as gift is prohibited। what is the general rule? कि भाई अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो, क्या गिफ्ट, गिफ्ट पोस्ट से, कुरियर से, क्या बोला गया? थ्रू इससे जिसमें कस्टम क्लियरेंस यहाँ पे लिया जा रहा है एज गिफ्ट्स, क्या है वो प्रोहिबिटेड है। एक्सेप्शन क्या है? राखी एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन है। एक्सेप्शन क्या है? राखी एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन है, वो आप ला सकते हो। गिफ्ट्स कैन however be imported upon payment of applicable custom duty। गिफ्ट्स लेकर के आने हैं तो आप क्या कर सकते हो? कस्टम ड्यूटी पे करो और आप लेके आ जाओ, ड्यूटी तो लगेगी, ड्यूटी तो लगेगी ही। इफ ड्यूटी लेविएबल ऑन राखी इज अप टू 100, नो ड्यूटी विल बी कलेक्टेड ऑन सेम। बट राखी पे अगर 100 रुपए तक की ड्यूटी है तो उस पर कोई ड्यूटी कलेक्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। तो व्हाट इज द जनरल रूल? यहाँ पे अगर आप क्लियरेंस कराना चाहते हो गिफ्ट्स का, क्या एज गिफ्ट्स कराना चाहते हो आप क्लियरेंस, तो वो प्रोहिबिटेड है। राखी और लाइफ सेविंग मेडिसिन आप लेके आ सकते हो। गिफ्ट आपको लेके आना है तो ड्यूटी पूरी लगेगी, ड्यूटी पे करो और आप उसको लेकर के आ सकते हो। इसके अलावा अगर ड्यूटी राखी पे 100 रुपीज तक के है तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट, री इम्पोर्ट ऑफ रिपेयर गुड्स। अब क्या हुआ था, आपने पहले फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई गुड्स रिपेयर की इंपोर्ट किया था, कोई दिक्कत आई तो आपने एक्सपोर्ट किया, क्या फॉर रिपेयर्स। क्या कर सकते हो? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, हमने कस्टम में भी पढ़ा था। एक्सपोर्ट किया फॉर रिपेयर्स, अब वापस से री इम्पोर्ट कर रहे हो, तो क्या आप कर सकते हो री इम्पोर्ट? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रिपेयर्स के लिए भेजी थी मैंने कोई चीज, यहाँ पे रिपेयर्स के लिए हो सकता है कोई कैपिटल गुड्स इक्विपमेंट भेजा था, अब मैं वापस से री इम्पोर्ट करना चाहता हूँ तो बिल्कुल री इम्पोर्ट कर सकता हूँ। और री इम्पोर्ट के टाइम मुझे कोई ऑथराइजेशन की भी आवश्यकता नहीं है, कोई ऑथराइजेशन की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो capital goods, equipments, components and accessories whether imported or indigenous except those restricted under ITC-HS may be sent abroad for repairs, testing, quality improvement। तो आपने क्या हो गया, आपके पास फॉर एग्जांपल कोई कैपिटल गुड है, कोई इक्विपमेंट है, कोई कंपोनेंट है, कोई पार्ट है, कोई एसेसरी आपने पहले इंपोर्ट किया था या इंडिजिनस है, आप क्या एक्सेप्ट दोज रिस्ट्रिक्टेड अंडर ITC-HS, ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड जो है उनकी बात नहीं हो रही है, तो बाकी को आप क्या कर सकते हो? रिपेयर्स के लिए, टेस्टिंग के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, कोई अपग्रेडेशन कराना है आपको, उसके लिए आपने क्या किया? भेजा बाहर, भेजा बाहर। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड उसको री इम्पोर्ट कर रहे हो आप, तो आप उसको विदाउट ऑथराइजेशन री इम्पोर्ट कर सकते हो, विदाउट ऑथराइजेशन री इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बस ये पॉइंट रिपीट हो गया। नेक्स्ट, गुड्स यूज इन प्रोजेक्ट अब्रॉड। क्या हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके कुछ बाहर अब्रॉड में यूज हुए, सो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स अब्रॉड में इंपोर्ट विदाउट एन ऑथराइजेशन।
तो यहाँ पे अगर आपने गुड्स यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट के लिए अब्रॉड भेजा है तो आप उसका कंप्लीट होने के बाद वापस से वो गुड्स को वापस लेकर के आ सकते हो, उसके लिए कोई ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके ही गुड्स थे, आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए भेजे, अभी वो वापस आ सकते हैं विदाउट ऑथराइजेशन। गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स यूज्ड इन द प्रोजेक्ट प्रोवाइडेड दे हैव बीन यूज्ड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। सिर्फ एक ही शर्त है कि वो 1 साल अगर बाहर यूज हुए किसी प्रोजेक्ट में, अब लेके आना चाहते हो बिल्कुल ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब एक एक बार पढ़ लेना है बेटा बस। प्रोटोटाइप्स, न्यू सेकेंड हैंड प्रोटोटाइप, सेकेंड हैंड सैंपल्स मे बी इंपोर्टेड विदाउट एन ऑथराइजेशन। क्या बोला है यहाँ, चाहे नया हो, चाहे सेकेंड हैंड प्रोटोटाइप है या सेकेंड हैंड सैंपल है, उसे आप इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट ऑथराइजेशन। ठीक है, कोई प्रोटोटाइप आपको चाहिए तो आप उसको बिल्कुल इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट ऑथराइजेशन। सिर्फ 3 कंडीशंस है। क्या? ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, द इंपोर्टर इज एन एक्चुअल यूजर। एक्चुअल यूजर होना चाहिए, आपने इंडस्ट्रियल एक्चुअल यूजर होना चाहिए। सेकेंड, you are engaged in production of or having industrial license letter of intent for research in an item। किस लिए ला रहे हो प्रोटोटाइप? कोई रिसर्च कर रहे हो कोई आइटम में, जिसमें फॉर विच प्रोटोटाइप इज सॉट, फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट या रिसर्च के लिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट या रिसर्च के लिए आपको लाना पड़ा तो आप ला सकते हो वो प्रोटोटाइप। आप एक्चुअल यूजर हो, इंडस्ट्रियल पर्सन हो। एंड द इंपोर्टर फाइल्स अ सेल्फ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टम अथॉरिटी। और इंपोर्टर ने क्या किया? सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे फाइल किया है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टम अथॉरिटीज। कस्टम अथॉरिटीज के सेटिस्फैक्शन पे उसने क्या फाइल किया है यहाँ पे, वहां पे उसने सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल किया है। ठीक है, तो 3 कंडीशंस है जिसपे प्रोटोटाइप विदाउट ऑथराइजेशन ला सकते हो आप। नया प्रोटोटाइप हो, सेकेंड हैंड प्रोटोटाइप हो, सेकेंड हैंड सैंपल्स हो। एक तो आप एक्चुअल यूजर होना चाहिए। सेकेंड, आप किस में एंगेज हो? प्रोडक्शन में। आपके पास इंडस्ट्रियल लाइसेंस या लेटर ऑफ इंटेंट है कि आप रिसर्च कर रहे हो किसी आइटम में यहाँ पे, जिसके लिए प्रोटोटाइप आपको लग रहा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए या रिसर्च के लिए, और आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल किया टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टम्स ऑफिसर, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टम्स ऑफिसर। तो इन सभी केसेस में आप प्रोटोटाइप भी विदाउट ऑथराइजेशन लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट, मेटेलिक वेस्ट एंड स्क्रैप ला सकते हो क्या? बिल्कुल ला सकते हो। कुछ भाई टॉक्सिक हैजार्डियस मत लेके आ जाना, अदरवाइज लेके आ सकते हो। So import of any form of metallic waste scrap will be subject to condition that it will not contain hazardous toxic waste नहीं ले आओ, radioactive contaminated waste scrap containing radioactive material any time of arms, ammunition, mines, shells, live or used cartridge or any other exclusive material in any form either used or otherwise। तो भाई यहाँ पे सीधी बात है, मेटेलिक वेस्ट स्क्रैप लेके आना, लेके आ जाओ, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पे आपको क्या नहीं लेके आना है, कुछ हेजार्डियस चीज मत ले आओ स्क्रैप बोल के, या कोई टॉक्सिक वेस्ट ना ले आओ आप यहाँ पर। ठीक है, आर्म्स ना ले आओ कोई यहाँ पे, माइन शेल्स, कुछ ये सारी चीजें ना लेकर आ जाओ। ठीक है, रेडियो एक्टिवेटेड कंटिमेटेड वेस्ट स्क्रैप ना लेके आ जाओ, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज आप वेस्ट और स्क्रैप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सब बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है बेटा, इतना ज्यादा नहीं। इसमें मेन देखा जाए एक ये सैंपल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आपने बस एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड हैंड गुड्स की क्या पॉलिसी? इंपोर्ट पॉलिसी फॉर सेकेंड हैंड गुड्स। कौन से सेकेंड हैंड गुड्स की बात हो रही है? सेकेंड हैंड गुड्स की बात हो रही है। सो कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, अदर देन कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, अदर देन कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। तो इनके इंपोर्ट से रिलेटेड क्या पॉलिसी? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो एसी लेके आ रहे हो सेकेंड हैंड, या डीजल जनरेटिंग सेट्स लेके आ रहे हो सेकेंड हैंड, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स लेके आ रहे हो, रीफर्निश्ड रिकंडीशन स्पेयर्स लेके आ रहे हो ऑफ रीफर्निश्ड पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप के स्पेयर्स लेके आ रहे हो, या जो भी नोटिफाइड आईटी गुड्स है यहाँ पे, नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक आईटी गुड्स है, ये लेकर के आ रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेकर के आ रहे हैं आप यहाँ पे नोटिफाइड। तो इन सभी केसेस में रिस्ट्रिक्टेड है भाई इंपोर्ट के लिए, रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड है तो क्या रहेगा? ऑथराइजेशन लगेगा, एंड रिक्वायर ऑथराइजेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन। सेकेंड हैंड गुड्स की बात करें, सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स में अगर एयर कंडीशन यहाँ पे डीजल जनरेटिंग सेट्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर, उनके स्पेयर्स आप लेकर के आ रहे हो, या कोई नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक आईटी गुड्स लेकर के आ रहे हो, रिस्ट्रिक्टेड है, ऑथराइजेशन चाहिए, ऑथराइजेशन चाहिए। बट अगर आप क्या लेकर के आ रहे हो यहाँ पे, अगर हम यहाँ बात करें, आप रिफर्निश रिकंडीशन स्पेयर्स लेके आ रहे हो कोई भी कैपिटल गुड्स के, जिसको इंजीनियर, चार्टेड इंजीनियर बता रहा है कि भाई इसकी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ 80% रेसिडुअल लाइफ बच रही है, तो फ्री फॉर इंपोर्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लेके आ जाओ।
लेके आ जाओ। स्पेयर्स अदर कैपिटल गुड्स के, जिसके लिए इंजीनियर बता रहा है क्या उसकी एग्जिस्टेंस रेसिडुअल लाइफ कितनी 80% है, या कोई भी सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स लेके आ रहे हो, ऊपर जो लिस्ट है ये, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी कैपिटल गुड्स लेके आ रहे हो तो वो फ्री फॉर इम्पोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। फ्री है मतलब कोई ऑथराइजेशन वगैरह नहीं है, कोई भी लेके आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या लेके आ रहे हो, अदर देन कैपिटल गुड्स अगर लेके आ रहे हो तो अदर देन कैपिटल गुड्स लेके आ रहे हो, किसके लिए आपने इंपोर्ट किया अदर देन कैपिटल गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स ही है, अदर देन कैपिटल है, रिपेयर के लिए, रीफर्मिशिंग के लिए, रिकंडीशनिंग के लिए, री इंजीनियरिंग के लिए लेकर के आ रहे हो। सो क्या बात हुई, ठीक है, रिपेयर के लिए लेके आए कोई कैपिटल गुड्स फ्रीली इंपोर्टेबल है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस आप लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिमेनिंग गुड्स है, रिमेनिंग गुड्स है, यहाँ पे कोई भी दूसरे अदर सेपरेट, यहाँ किसकी बात हो रही है, सेकेंड हैंड गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, ठीक है, कोई रिपेयर के लिए नहीं लेके आए हो तो उस केस में रिस्ट्रिक्टेड है भाई, और इंपोर्ट करो किस केस में, ऑथराइजेशन के साथ। किसकी बात हो रही है, ये सेकेंड हैंड गुड्स की बात हो रही है, सेकेंड हैंड गुड्स की बात हो रही है, तो एक बार ये चार्ट देख लेना है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बस अब इंपोर्ट से रिलेटेड दो तीन ही यहाँ पे एक छोटे मोटे पॉइंट्स है, देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, क्या हाई सी सेल्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जो गुड्स आप इंपोर्ट इंडिया में लेकर के आ रहे हो, आप क्या हाई सीज में बेच सकते हो, बिल्कुल बेच सकते हो। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने डी को, हाई सीज में गुड्स है, तब यहाँ पे क्या ट्रेड है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सो गुड्स फॉर इंपोर्ट इनटू इंडिया कैन बी सोल्ड ऑन हाई सी सब्जेक्ट टू एफटीपी एंड अदर लॉ एनफोर्स, हमने पहले भी पढ़ा है, हाई सी सेल्स बिल्कुल अलाउड है। मर्केंटिंग ट्रेडिंग, मर्चेंटिंग ट्रेडिंग क्या बात होती है भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैठी हूँ इंटरमीडिएटरी, कहाँ, इंडिया में, इंडिया में मैंने क्या किया, मैंने चाइना से गुड्स खरीदे और मैंने यूएस भिजवा दिए, बाहर के बाहर, इंडिया में नहीं आए, इंडियन पोर्ट में नहीं आए, बाहर के बाहर गुड्स चले गए, तो क्या वो अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो मर्चेंटिंग ट्रेडिंग मींस शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन फॉरेन कंट्री टू अनदर फॉरेन कंट्री, चाइना से यूएस चले गए गुड्स विदाउट टचिंग इंडियन पोर्ट्स, इंडिया में बिल्कुल टच नहीं हुए पोर्ट में, इन्वॉल्विंग एन इंडियन इंटरमीडिएटरी, मैं इंडिया में बैठ के ये काम कर रही हूँ, दिस इज अलाउड, बिल्कुल अलाउड है, सब्जेक्ट टू आरबीआई की गाइडलाइंस एक्सेप्ट फॉर गुड्स इन सीटीआई, सीटीएस एंड एससीओ एमएटी लिस्ट, ठीक है, एससीओ एमएटी लिस्ट भी हमने देखा, और ये सीटीआई सिटीज में क्या स्पाइसेस वगैरह फॉर एग्जांपल ये वो सब कुछ है, डॉल्फिन्स हो गई, वेल्स हो गई, भाई ये सब नहीं अलाउड है। देन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर लीज फाइनेंसिंग, क्या बात हुई, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर लीज फाइनेंसिंग, आप इंपोर्ट कर रहे हो कैपिटल गुड्स, डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक परमिशन फ्रॉम डीजीएफटी, तो आप फाइनेंसिंग पे लेकर के आ रहे हो कोई कैपिटल गुड्स, तो कोई अलग स्पेसिफिक परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, बस एक बार रीड कर लेना है। फॉर इंपोर्टेड गुड्स बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट या बॉन्ड इज टू बी एग्जीक्यूटेड विद कस्टम इन केस ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और अदरवाइज रिक्वायर्ड बिफोर क्लियरेंस ऑफ गुड्स, तो जो भी गुड्स आप इंपोर्ट करते हो उस केस में जो भी रिक्वायरमेंट है बैंक गारंटी की या लेटर ऑफ क्रेडिट की या बॉन्ड की, वो कस्टम्स के साथ जो भी एग्जीक्यूट करना है वो आप कर सकते हो यहाँ पे बिफोर क्लियरेंस ऑफ गुड्स। जो इंडिजिनियसली सोर्स गुड्स है उस केस में ऑथराइजेशन होल्डर को एग्जीक्यूट करना है, अगेन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यहाँ पे बैंक गारंटी, बॉन्ड किसके साथ, रीजनल अथॉरिटी के साथ, रीजनल अथॉरिटी के साथ, ठीक है। तो ये सब कुछ मिसलिनियस प्रोविजंस है, एक बार पढ़ लेना है। तो ये इंपोर्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोविजंस थे, वो हमने यहाँ पे देखे। अब एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस देखेंगे, एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस देखेंगे। सैंपल्स, ठीक है, इंपोर्ट में भी पढ़ा था सैंपल्स, एक्सपोर्ट में क्या प्रोविजन है, अब आप सैंपल्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो, सैंपल्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो, सो एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेड एंड टेक्निकल सैंपल ऑफ गुड्स ऑफ फ्रीली इंपोर्टेबल आइटम्स आर अलाउड विदाउट एनी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। इंपोर्ट में तो 3 लाख की लिमिट दे के रखी थी, एक्सपोर्ट में कोई लिमिट नहीं है, भेजो जितने सैंपल भेजने भेजो, एक्सपोर्ट प्रमोट करना है हमें कंट्री का, तो बिना लिमिट के आप कितने भी एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ सैंपल्स। गिफ्ट्स इंक्लूडिंग एडिबल आइटम्स ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 5 लाख इन अ लाइसेंसिंग ईयर, लाइसेंसिंग ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के, मे बी एक्सपोर्टेड एज गिफ्ट, 5 लाख रुपए तक मैक्सिमम, ठीक है, 5 लाख तक मैक्सिमम गिफ्ट्स आपको भेजना है बाहर, गुड्स भेजना है एज गिफ्ट्स, तो भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउएवर आइटम्स मेंशन्ड एज रिस्ट्रिक्टेड फॉर एक्सपोर्ट, बट अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड फॉर एक्सपोर्ट है बेटा, रिस्ट्रिक्शन कहाँ दिया हुआ था, आईटीसी इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन एचएस में, शैल नॉट बी एक्सपोर्टेड एज गिफ्ट विदाउट ऑथराइजेशन, बिना ऑथराइजेशन को उसको एक्सपोर्ट नहीं करना, अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड फॉर एक्सपोर्ट है तो गिफ्ट बोल के उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज 5 लाख रुपए तक के का गिफ्ट अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेमेंट और रिसीट्स के केसेस में देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंसेप्ट्स हैं। डिनोमिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, अब एक्सपोर्ट का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस चीज में उसका डिनोमिनेशन होना चाहिए, तो इंडियन रुपीज में भी हो सकता है, आईएनआर में भी हो सकता है यहाँ पे,
इंडियन रुपीज में भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, या फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में भी हो सकता है, या फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में भी हो सकता है, बट जो पैसा आना चाहिए वो फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में ही आना चाहिए। ठीक है, तो डिनोमिनेशन आईएनआर में कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए, पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए। इन स्पेसिफाइड केसेस एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में बी रियलाइज्ड इन रुपीज। क्या बात हुई, कुछ कुछ स्पेसिफिक केसेस में एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आपकी किस में आ सकती है, आईएनआर में भी आ सकती है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द अदर कंडीशंस। यहाँ पे कुछ कुछ केसेस में आईएनआर में अलाउड है, अदरवाइज जनरल रूल क्या है यहाँ पे भाई, यहाँ पे फ्रीली कन्वर्टेबल एक फॉरेन करेंसी में आना चाहिए। नॉन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, if exporter fails to realize export proceeds within the time specified by RBI, तो भाई जितना टाइम दिया था उतने में अगर आपके एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नहीं आती है तो उसको रिटर्न करने पड़ेंगे, जो भी बेनिफिट्स उसको मिले, जो भी इंसेंटिव्स उसको मिले वो एक्सपोर्ट में, जो भी उसने जितने बेनिफिट्स लिया है वो उसे रिटर्न करना पड़ेगा, अगर पैसा यहाँ पे टाइम पे नहीं आता है तो। पैसा यहाँ पे टाइम पे नहीं आता है, जो टाइम दिया हुआ है उस पर पैसा नहीं आता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सारे बेनिफिट सारे इंसेंटिव्स जो भी उसने अवेल किए हैं वो रिटर्न करने पड़ेंगे। एंड ही शैल बी लायबल टू पेनल एक्शन अंडर फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, और उसको पेनल एक्शन लगेगा फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट और एफटीपी के अंदर क्या लगेगा, पेनल एक्शन लगेगा। However, if such non-realization is for reason beyond his control, कुछ ऐसी सिनेरियो है जो नॉन रियलाइज नहीं कर पा रहा है, वो पैसा नहीं रियलाइज कर पा रहा है, उसके कंट्रोल से बाहर है, सो वो आरबीआई को अप्रोच कर सकता है, वो राइट ऑफ कर सकते हैं उसका अनरियलाइज्ड अमाउंट। ठीक है, आरबीआई देखेगा कि अगर ठीक है एक्चुअली ऐसा लगता है कि हाँ भाई नहीं इसके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर उस केस में वो राइट ऑफ कर सकता है आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे। एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी अब क्या फंडा है देखेंगे, ये फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं बेटा एक्सपोर्टर्स को, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी इंश्योरेंस देते हैं, गारंटी देते हैं, लोन्स भी देते हैं इनफैक्ट। सो ईसीए एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू एक्सपोर्टर्स, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं एक्सपोर्टर को, दे सपोर्ट एक्सपोर्टर्स बाय इंश्योरेंस, गारंटी एंड ऑल्सो डायरेक्ट लेंडिंग, इंश्योरेंस से, गारंटी से और डायरेक्ट लेंडिंग से। फॉर इंस्टेंस एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईसीजीसी, एग्जिम बैंक, ये सब है एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, ये क्या कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं एक्सपोर्टर्स को, सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंश्योरेंस दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, डायरेक्ट पैसा भी दे रहे हैं उनको, यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सी एजेंसीज है, ईसीजीसी, एग्जिम बैंक, दैट्स इट। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, कुछ भी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है, किसका, एक्सपोर्टर्स का, नाम से ही पता चलता है क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, प्रमोट करते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, सो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आर व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्टर्स, सेटअप टू प्रमोट एंड डेवलप इंडियन एक्सपोर्ट्स, सेटअप टू प्रमोट एंड डेवलप इंडियन एक्सपोर्ट्स। ईच काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हर एक काउंसिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के प्रमोशन के लिए, पर्टिकुलर ग्रुप क्या, प्रोडक्ट का, प्रोजेक्ट्स का या सर्विसेज का, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आर एलिजिबल टू फंक्शन एज रजिस्टरिंग अथॉरिटीज, वो कैसे काम कर सकते हैं, एज रजिस्टरिंग अथॉरिटी भी कर सकते हैं, किस चीज के लिए, एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं उसके लिए, क्या नाम है वो सर्टिफिकेट का, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, आरसीएमसी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अब यूज क्यों करेंगे वो आरसीएमसी सर्टिफिकेट का, आप क्या यूज करोगे, तो जो अलग अलग ऑथराइजेशन लगते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंडर दिस, सो you can use it for applying for authorization to import export under FTP except restricted items के लिए नहीं, for applying any other benefit or concession under FTP, या कोई और बेनिफिट या कंसेशन है एफटीपी में, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। तो छोटा सा कंसेप्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नेम इटसेल्फ सजेस्ट किसके लिए ये, टू डेवलप एंड प्रमोट एक्सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्टर्स है। ठीक है, क्या ये प्रमोट करते हैं, अलग यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज यहाँ पे और प्रोजेक्ट्स, और एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। किस चीज के लिए काम आता है, अप्लाई करने के लिए ऑथराइजेशन, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स नहीं, और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोई और बेनिफिट या कंसेशन अंडर एफटीपी, दैट्स इट, इतना ही है इसमें। नेक्स्ट, सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर ओरिजिन ऑफ गुड्स, हमने पढ़ा था स्टेटस होल्डर में भी। आप क्या हो, अगर स्टेटस होल्डर हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे किस चीज के लिए क्या कर सकते हो भाई, आप सर्टिफाई कर सकते हो कि जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किए हैं वो क्या है, वो उनका ओरिजिन इंडिया से हुआ है, इसका सेल्फ सर्टिफिकेशन दे सकते हो।
किसके काम आता है? प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट के लिए क्वालिफाई होता है। देखेंगे अभी तक जो सर्टिफिकेट्स होते थे, टिल नाउ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑफ द गुड्स वाज इशूड बाय डेजिग्नेटेड एजेंसीज करती थी अभी तक। अब कौन करेगा? नाउ सेल्फ सर्टिफिकेशन इज इनेबल्ड फॉर अप्रूव्ड एक्सपोर्टर्स। अप्रूव्ड एक्सपोर्टर्स के लिए हो गया। मैन्युफैक्चरर्स है जो क्या है? ऑल्सो स्टेटस होल्डर है। मैन्युफैक्चरर्स हु आर ऑल्सो स्टेटस होल्डर विल बी एलिजिबल फॉर अप्रूव्ड एक्सपोर्टर। तो आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, आप क्या हो? स्टेटस होल्डर हो, तो आप भी एलिजिबल हो अप्रूव्ड एक्सपोर्टर स्कीम के लिए। अप्रूव्ड एक्सपोर्टर क्या करेगा? ही इज एंटाइटल टू सेल्फ सर्टिफाइड दैट दे आर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया। वो क्या बोलेगा? भाई जो मेरे गुड्स है उसको सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है कि ये किस चीज के लिए है, भाई ये एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया है, ओरिजिनेट हो रहा है इंडिया से, विद अ व्यू टू क्वालिफाई फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। अलग अलग एग्रीमेंट्स के अंदर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए क्वालिफाई होते हैं। अंडर व्हाट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एग्रीमेंट? पीटीए, देन एफटीए, सीईसीए, सीईपीए। तो अलग अलग यहाँ पे एग्रीमेंट्स के अंदर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए क्वालिफाई होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात याद रखनी है आपको, स्टेटस होल्डर भी एलिजिबल है अप्रूव्ड एक्सपोर्टर के लिए। और अप्रूव्ड एक्सपोर्टर किस चीज के लिए यहाँ पे एंटाइटल होता है? सेल्फ सर्टिफाई कि उनके मैन्युफैक्चर गुड्स ओरिजिन हो रहे हैं इंडिया से, ओरिजिन हो रहे हैं इंडिया से, ठीक है। सो यहाँ पे बेटा हम कंप्लीट करते हैं क्या? ये जो फर्स्ट पार्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ये हमने डिस्कस किया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला फर्स्ट पार्ट, इसमें स्टेटस होल्डर अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट है और जो एक दो चीजें मैंने बताई वो इंपॉर्टेंट है। इसका जो नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें डिस्कस करने वाले हैं क्या? एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स जो जनरली एग्जाम में आती है। सो यहाँ पे हम डिस्कशन बेटा स्टॉप करते हैं, इसके आगे का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर नाउ।